हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम पॉक्स वायरस के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वायरल टैक्सोनॉमी, वायरल रेप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन के बारे में। इस लेक्चर वीडियो में हम पॉक्स वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आइए तो शुरू करते हैं। अगर हम पॉक्स वायरसेस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन की। ये लार्जेस्ट वायरसेस होते हैं स्टूडेंट्स, एंड ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं जिनकी साइज़ 130 to 375 kb होती है। ये ब्रिक शेप्ड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये ब्रिक शेप्ड होते हैं। एंड इनके पास डम्बल कोर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंड इनके लेटरल बॉडीज़ के फंक्शन अभी तक अननोन है। एज यू कैन सी ये ब्रिक शेप्ड है एंड इनके डम्बल कोर के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। इनके लेटरल बॉडीज़ के फंक्शन अभी तक अननोन है। एंड स्टूडेंट्स, ये इन्वेलप्ड होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इन्वेलप प्रेजेंट है इनके पास। दे आर इन्वेलप्ड। एंड इन्वेलप्ड है तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है दे आर रेसिस्टेंट टू इनएक्टिवेशन। स्टूडेंट्स, ये रेप्लिकेट होते हैं साइटोप्लाज्म में एंड दे टेंड टू बी हाईली स्पीशीज स्पेसिफिक। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, some are being explored as gene therapy vectors। इनमें से कुछ को जीन थेरेपी वेक्टर्स के तौर पे एक्सप्लोर किया गया है। स्टूडेंट्स, पॉक्स वायरसेस में विरियोला, स्मॉल पॉक्स एंड मलस्कम कॉन्टेजियोसम को ह्यूमन वायरसेस में इंक्लूड किया जाता है। कुछ वायरसेस नेचुरली इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को एंड ये कॉज करते हैं इंसिडेंटल इन्फेक्शन ह्यूमंस में, जिस प्रोसेस को हम जूनोसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ दीज वायरसेस शेयर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स विद स्मॉल पॉक्स, अलाउिंग द यूज ऑफ एन एनिमल पॉक्स वायरस फॉर अ ह्यूमन वैक्सीन। इनमें से काफ़ी वायरसेस ऐसे हैं जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट शेयर करते हैं स्मॉल पॉक्स के साथ एंड ये अलाउ करते हैं एनिमल पॉक्स वायरस के यूज़ को ह्यूमन वैक्सीन के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो द लार्जेस्ट वायरस इज ऑलमोस्ट विजिबल ऑन लाइट माइक्रोस्कोपी 300 नैनोमीटर एंड आर ओवॉइड टू ब्रिक शेप्ड विद अ कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी रेप्लिकेशन की बात करें तो इससे प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम ऑलरेडी रेप्लिकेशन के प्रोसीजर्स मेथड्स को देख चुके हैं। ये वायरस, कोई भी वायरस रेप्लिकेट कैसे करता है, इनके रेप्लिकेशन के कुछ स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं। ये वायरस भी रेप्लिकेट करती है। इनका पहला स्टेप है कि अटैच होते हैं होस्ट सेल से। फर्स्ट स्टेप इज़ अटैचमेंट एंड सेकेंड स्टेप इज़ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है कि वायरस अपने जीनोम को, जेनेटिक मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं होस्ट सेल के अंदर। देन इनकी अनकोटिंग होती है एंड देन इनका मैचुरेशन होता है एंड आफ्टर मैचुरेशन ये रिलीज होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। मैचुरेशन के बाद स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंथेसाइज किए जाते हैं एंड वायरस अपने मेम्ब्रेन को खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। आफ्टर अपने मेम्ब्रेन के सिंथेसाइज करने के बाद कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो बडिंग के प्रोसेस से रिलीज़ होते हैं, जबकि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो होस्ट सेल को लाइज करके, होस्ट सेल के लाइसिस के बाद ये दूसरे नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, रिलीज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इनके पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी की बात करें तो अगर इनको हमने इन्हेल कर लिया है, पॉक्स वायरस को इन्हेल कर लिया है, तो स्मॉल पॉक्स वायरस हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेप्लिकेट करते हैं and dissemination occurs via lymphatic and cell associated viremic spread। विरेमिक स्प्रेड के थ्रू ये इनका जो डिसेमिनेशन है वो अकर होता है विया लिम्फेटिक एंड सेल एसोसिएटेड विरेमिक स्प्रेड। एंड इंटरनल एंड डर्मल टिश्यूज़ आर इनोकुलेटेड आफ्टर अ सेकेंड विरीमिया। सेकेंड विरीमिया के बाद जो हमारे इंटरनल और डर्मल टिश्यूज़ है वो इनोकुलेट हो जाते हैं एंड ये कॉज करते हैं साइमल्टेनियस इरप्शंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉक्स। ये पॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को इरप्ट करते हैं।
Molluscum contagiosum and the other pox viruses, however, are acquired through direct contact with the lesions. So Molluscum contagiosum and दूसरे जो other pox viruses हैं वो कैसे एक्वायर्ड होते हैं, तो अगर लेजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं और डायरेक्ट लेजन के डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ये एक्वायर्ड होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो स्मॉल पॉक्स और मॉलिस्कम कॉन्टेजियोसम स्ट्रिक्टली ह्यूमन वायरसेस है, एंड इन कॉन्ट्रास्ट द नेचुरल होस्ट फॉर द अदर पॉक्स वायरसेस इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स अदर देन ह्यूमंस, एग्जाम्पल काउ, शीप, गोट्स एक्सेट्रा। Students, the viruses infect human only through the accidental or occupational exposure and this process is known as zoonosis. Students, अगर हम इनकी क्लिनिकल सिंड्रोम्स की बात करें तो स्मॉल पॉक्स वायरस की क्लिनिकल सिंड्रोम की बात करें तो नेम स्मॉल पॉक्स टू डिस्क्रिमिनेट इट फ्रॉम लार्ज पॉक्स। इनका नाम स्मॉल पॉक्स इसलिए रखा गया ताकि हम इसको डिस्क्रिमिनेट कर पाए लार्ज पॉक्स से या साइफिलिस से। एंड इनका कोई भी एनिमल रिजर्वॉयर नहीं होता है। इनके दो स्पीशीज़ होते हैं, फर्स्ट इज़ विरियोला मेजर एंड सेकेंड इज़ विरियोला माइनर। विरियोला मेजर की 20% फर्टिलिटी रेट है एंड विरियोला माइनर की 1 to 2% फर्टिलिटी रेट है। एंड स्मॉल पॉक्स हैज शेप्ड सिविलाइजेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की तो सिर्फ 20th सेंचुरी में इसकी वजह से 300 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी एंड टोटल फर्टिलिटी इज़ प्रोबेबली नियर 1 बिलियन, एंड जो टोटल फर्टिलिटीज़ थी वो प्रोबेबली नियर 1 बिलियन थी। स्टूडेंट्स, अगर हम स्मॉल पॉक्स की कंट्रोल एंड इरेडिकेशन की बात करें तो हम बात करते हैं वैक्सीन की। अगर हम इरेडिकेशन और कंट्रोल की बात करेंगे तो बात करनी पड़ेगी हमें वैक्सीन की। सो हम वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। सो एडवर्ड जेनर उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो मिल्कमेड्स है वो रेयरली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं स्मॉल पॉक्स से। सो एडवर्ड जेनर ऑब्जर्व्ड दैट मिल्कमेड्स रेयरली कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल पॉक्स। All had recalled earlier cowpox infections which were nearly universal in milkmaids. So cowpox only caused a mild infection in humans. So Jenner के hypothesis के according the infectious agents of cowpox protected against smallpox. So उनके hypothesis के according ये था कि जो infectious agents थे cowpox के उन्होंने smallpox के against protection provide किया है. So he inoculated a nephew by sacrification with the cowpox crust and termed variolation. So variolation term दिया इसको. And then today's vaccine is a live attenuated vaccine virus. So अभी जो आज की जो वैक्सीन है वो live attenuated vaccine virus है. So in 1950s, the Soviets proposed a global eradication program to the United Nations. So United Nations में 1950s में सोवियत ने ग्लोबल इरेडिकेशन प्रोग्राम को प्रपोज किया था, जिस प्रोग्राम में था क्या, सो some have suggested that the Soviet had a vaccine resistant strains of variola which could be used as a bioweapon. And students, the World Health Organization WHO intensified smallpox eradication program begun in 1967. Smallpox was declared eradicated in 1980, last case in 1977. Only 2 nations are supposed to have smallpox viruses totally. So only 2 nations that supposed to have smallpox viruses today. And these इनमें से कौन कौन से वो नेशंस है, सो फर्स्ट वन इज़ यूनाइटेड स्टेट एंड सेकेंड इज़ रशिया. सो ये 2 नेशन है वो. एंड स्टूडेंट्स, हम स्मॉल पॉक्स की पैथोजेनेसिस की बात करें तो इनका रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन है एंड इनोकुलेशन पीरियड इज़ 10 to 14 days. एंड आफ्टर 7 or so ह्यूमन बिगिन shedding वायरस asymptomatically. Students, principal reason for rapid spread outbreaks tend to be in clusters. Allowed the ring immunization containment strategy during the eradication program. अगर हम इनकी क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्लिनिकल सिम्टम्स है, तो फीवर और ये इनके सिम्टम्स है, फीवर और मैलिस, ये इनके सिम्टम्स है. एंड सेंट्रीफ्यूगली डिस्ट्रीब्यूटेड,
ये साइंटिफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी क्लिनिकल प्रोग्रेशन की बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो आप देख सकते हैं स्लाइड में काफ़ी क्लियरली ये डे 2 में इनका क्या क्लिनिकल प्रोग्रेशन है। जैसे जैसे डेज बढ़ते जा रहे हैं, लाइक डे 3, डे 4, डे 5, डे 7, डे 10th, डे 15th, डे 25, आप देख सकते हैं कि इनका जो पीक है वो डे 7 टू डे 10 के बीच में है, एंड आफ्टर डे 15 ये वापस से कंट्रोल होने लग गए हैं। सो ये इनका क्लिनिकल प्रोग्रेशन है स्मॉल पॉक्स का। अगर हम वैक्सीनिया की बात करें तो वैक्सीनिया, अ फॉर्म ऑफ काउपॉक्स, वॉज यूज्ड फॉर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। वैक्सीनिया एक काउपॉक्स का फॉर्म था जिसको यूज़ किया गया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के लिए, एंड द वैक्सीनेशन प्रोसीजर consisted of scratching live virus into the patient's skin and then observing for the development of vesicles and pustules. So वैक्सीनेशन प्रोसीजर में क्या था कि लाइव वायरसेस को स्क्रैच करते थे पेशेंट्स के स्किन में, एंड देन ऑब्जर्व करते थे वेसिकल्स एंड पॉस्टुलेट्स के डेवलपमेंट के लिए। एंड इंसेफेलाइटिस एंड प्रोग्रेसिव इन्फेक्शंस वैक्सीनिया necrotism, the latter occurring occasionally in immunocompromised patients. Students, अगर हम ORF, cowpox and monkeypox की बात करें तो human infected with the ORF pox virus of sheep and goat or cowpox vaccinia virus is usually an occupational hazard resulting from direct contact with the lesion on the animals. So animal के lesion के direct contact में आने से ये जो इन्फेक्शन है वो लगता है ह्यूमन में। एंड ORF जो है वो पॉक्स वायरस है शीप का और गोट का। सो शीप एंड गोट के पॉक्स वायरसेस को हम ORF कह रहे हैं, एंड काउ पॉक्स वायरसेस इज वैक्सीनिया। सो स्टूडेंट्स, अ सिंगल नोडुलर लेशन यूजुअली फॉर्म ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सच एज द फिंगर, हैंड एंड इज हेमोरेजिक एंड ग्रैनुलोमेटस। सो एक सिंगल नोडुलर लेशन जो है वो फॉर्म होता है जहाँ पे आप कांटेक्ट में आते हैं जिस पॉइंट से, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक सिंगल नोडुलर लेशन क्रिएट हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, एंड देन रिग्रेस इन 25 to 35 days जनरली विदाउट स्कार फॉर्मेशन। द लेशंस मे बी मिस्टेकन फॉर द एंथ्रेक्स। सो क्या होता है कि 25 to 35 days में ये जनरली अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, एंड इसमें कोई भी स्कार फॉर्मेशन नहीं होता, ख़त्म होने के बाद कोई दाग धब्बे निशान नहीं रहते, एंड जो लेशन है उसको समटाइम्स हम मिस्टेक कर लेते हैं और उसको हम एंथ्रेक्स समझ लेते हैं। मंकी पॉक्स कॉज अ माइल्डर वर्जन ऑफ स्मॉल पॉक्स डिसीज़। जो मंकी पॉक्स है वो स्मॉल पॉक्स डिसीज़ का माइल्डर वर्जन है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो ये ORF है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे कांटेक्ट में आए हैं ये इन्फेक्टेड एनिमल से, वहीं पे ये इन्फेक्शन लगा है ह्यूमन को। अगर हम मोलस्कम कॉन्टेजियोसम की बात करें तो द लेशंस डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम पॉक्स लेशन इन द बीइंग नोडुलर टू वार्ट लाइक। सो ये जो लेशन है वो डिफ़र करते हैं पॉक्स लेशन से, एंड ये नोडुलर होते हैं। Students, begin as papules and then become pearl-like implicated nodules and have a central cautious plug. So ये क्या होता है कि ये एक पर्ल लाइक अपीयरेंस इनकी होती है, एक मोती जैसे आपको अंदर में चमकता हुआ दिखेगा, कुछ फ्लूइड भरा हुआ, इस तरीके से इनकी अपीयरेंस होती है। एंड द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मोलस्कम इज़ 2 to 8 weeks। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 8 वीक होते हैं। एंड द डिसीज़ इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एंड जो डिसीज़ है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होते हैं। एग्जाम्पल सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से या रेसलिंग से, और फॉर्मिटीज़ एग्जाम्पल टॉल्स वगैरह से। स्टूडेंट्स, मोलस्कम कॉन्टेजियोसम की और हम डिटेल में बात करें तो दे आर मोस्ट कॉमन ऑन द ट्रंक, जेनिशिया एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ एंड यूजुअली अकर इन अ क्लस्टर ऑफ 5 to 20 नोड्यूल्स। सो ये जो है वो कॉमनली ट्रंक पे और अकर होते हैं, एंड ये यूजुअली अकर होते हैं क्लस्टर में, झुंड में 5 से 20 नोड्यूल के क्लस्टर में ये अकर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रंक पे इनका अपीयरेंस है मॉलिस्कम की। एंड द डिसीज़ इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रेन। ये जो डिसीज़ है वो चिल्ड्रेन में ज़्यादा कॉमन है एडल्ट के कंपैरिजन में, बट इट्स इंसिडेंस इज़ इंक्रीजिंग इन सेक्शुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स। लेकिन
स्टूडेंट्स, ये जो इंसिडेंस है वो सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम इनकी डायग्नोसिस की बात करें तो कन्फर्म्ड हिस्टोलॉजिकली बाय द फाइंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लार्ज इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मॉलिस्कम बॉडीज इन एपिथेलियल सेल। सो इनको कन्फर्म किया जाता है हिस्टोलॉजिकली जब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कर पाते हैं, लार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड कर पाते हैं लाइक इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में, जिसमें मॉलिस्कम बॉडीज़ की प्रेजेंस हो एपिथेलियल सेल्स में, तो हम इसको कंफर्म कर पाते हैं। एंड दीज बॉडीज़ कैन बी सीन इन बायोप्सी। तो इन बॉडीज़ को हम सैंपल के बायोप्सी से भी देख सकते हैं। एपिडर्मिस इज फिल्ड विथ मॉलिस्कम बॉडीज़, जैसा कि आप देख सकते हैं एपिडर्मिस में मॉलिस्कम बॉडीज़ भरी हुई हैं पूरी। सो लेजन्स ऑफ मॉलिस्कम कॉन्टेजियोसम डिसअपियर इन 2 to 12 months। तो जो इनकी लेजन्स हैं मॉलिस्कम की वो 2 से 12 महीनों में डिसअपियर हो जाते हैं। एंड ये इम्यून रिस्पॉन्स के तौर पे ऐसा होता है। एंड द नोड्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय, जो नोड्यूल्स है उसको हम रिमूव कर सकते हैं क्यूरेटेज यानी कि स्क्रैपिंग और द एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन और आयोडीन सोल्यूशन। तो हम लिक्विड नाइट्रोजन आयोडीन सोल्यूशन के एप्लीकेशन से और स्क्रैपिंग से इसके जो नोड्यूल्स है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। थैंक यू सो मच।